हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट 2 चैप्टर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज के 25 एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल देखी थी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखी थी, एस पी डी एंड एफ ब्लॉक देखा था। एस ब्लॉक के दो ग्रुप थे, पहले ग्रुप को अल्केलाइन मेटल्स ग्रुप बोलते थे, सेकेंड वाले को अल्केलाइन अर्थ मेटल ग्रुप्स बोलते थे। और ग्रुप नंबर 60 चैल्कोजन, ग्रुप नंबर 17 हैलोजन, ग्रुप नंबर 18 नोबल गैसेस। आज हम इसका पार्ट 2 करेंगे और पार्ट 2 में मैं जो एटॉमिक रेडियस है, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उस वाले पार्ट को यहाँ कंप्लीट करेंगे। आप ये वाला पार्ट कर लोगे पूरा तो आपका पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और फिर आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कॉपी और पेन साथ में लेके बैठना और जो जो इंपॉर्टेंट बातें उन सबको नोट करते जाना, इन क्वेश्चंस को भी नोट करते जाना और जो इनकी डेफिनेशंस है उनको भी नोट करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अपन एटॉमिक रेडियस, सबसे पहले मैंने इसको डिफाइन कर रखा, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रखा। तो फर्स्ट देखिए एटॉमिक रेडियस क्या होगा। तो इसमें लिख रखा है कि द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। ये मेरा कोई एटम है, बीच में न्यूक्लियस होता है, ये पहला शेल और ये सेकेंड शेल है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल में मैंने 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस न्यूक्लियस से इस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच की जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। ये डिस्टेंस आपकी एटॉमिक रेडियस, शॉर्ट में AR लिख रहा हूं। अब देखिए इसने क्वेश्चन क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस। किसकी लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस होगी। ऑप्शन ए दे रखा है सोडियम, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम और ऑप्शन डी सिलिकॉन। आपको बताना है कि किसकी लार्जेस्ट होगी। तो देखिए सोडियम जो है ये लिथियम के जस्ट नीचे आता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। और मैग्नीशियम यहां पर आएगा आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम। एल्यूमिनियम यहां आएगा बोरॉन और एल्यूमिनियम। सिलिकॉन यहां आएगा कार्बन एंड सिलिकॉन। तो आपको बताना है कि इसमें लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस किसका होगा। तो जो सबसे फर्स्ट ग्रुप है ये वाला, इस ग्रुप की एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा होगी। और जैसे आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, ये लेफ्ट टू राइट, कहां से, लेफ्ट से हम लोग राइट जा रहे हैं, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस वो आपकी डिक्रीज होती जाती है। तो सबसे लेफ्ट में कौन है, सोडियम। तो इसका जो आंसर होगा सोडियम करेक्ट होगा, इसकी लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस होगी। फिर यहां से यहां जाओगे तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती जाएगी ड्यू टू द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कोवैलेंट रेडियस इज डिफाइंड एज। कोवैलेंट रेडियस की डेफिनेशन क्या होगी, हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। इसको देखो ऐसे समझिए, जैसे मैंने एक क्लोरीन लिया, क्लोरीन मॉलिक्यूल लिया, इसमें दोनों के दोनों एटम क्लोरीन के, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड इस तरह से बनता है, ये पहला क्लोरीन, ये दूसरा क्लोरीन, इसका न्यूक्लियस ये, इसका न्यूक्लियस ये। इन दोनों के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके भी आउटर शेल में 7, इसके भी आउटर शेल में, तो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे यहाँ। तो ये जो ओवरलैपिंग हुई है, इस ओवरलैपिंग को हम बोल रहे हैं कोवैलेंट बॉन्ड। और इसका न्यूक्लियस इस वाले क्लोरीन का और इसका न्यूक्लियस इस वाले क्लोरीन का, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को जब हम हाफ कर देंगे तो उसको बोलते हैं कोवैलेंट रेडियस। जैसे क्लोरीन का जो डिस्टेंस होती है दोनों न्यूक्लियस के बीच में वो 198 पिकोमीटर होती है इसकी लेंथ। अगर मैं इसको कोवैलेंट रेडियस निकालना तो मुझे इसका हाफ करना पड़ेगा, और हाफ करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 99 पिकोमीटर। ओके, सो क्लोरीन मॉलिक्यूल में कोवैलेंट रेडियस कितनी होगी, इसकी कोवैलेंट रेडियस होगी 99 पिकोमीटर। यहाँ एक इसने टर्म यूज कर रखा है न्यूक्लियाई। ये न्यूक्लियाई न्यूक्लियस का प्लूरल होता है, अगर सिंगल होगा तो आपको न्यूक्लियस बोलना, और अगर एक से ज्यादा होंगे तो उसको न्यूक्लियाई। तो यहाँ एक से ज्यादा एटम, इसलिए मैंने दोनों यहाँ पर न्यूक्लियाई टर्म यूज किया है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट कोवैलेंट रेडियस।
यहाँ स्मॉलेस्ट बताने की किसकी कोवेलेंट रेडियस स्मॉलेस्ट होगी। ऑप्शन ए फ्लोरीन, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी ब्रोमीन और ऑप्शन डी आयोडीन। इस तरह से चलना है आपको। ये हेलोजन से चारों के चारों, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये कहाँ आ रहे हैं अपन ग्रुप में, टॉप टू बॉटम आ रहे हैं। और टॉप टू बॉटम आते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज हो रहा है। यहाँ n बराबर कितना होगा 2, यहाँ n बराबर 3, यहाँ n बराबर 4 और यहाँ n बराबर कितना हो जाएगा 5। तो जैसे टॉप टू बॉटम आ रहे हो वैसे वैसे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होगा तो कोवेलेंट रेडियस इंक्रीज होगी। और इसने क्या क्वेश्चन पूछा, स्मॉलेस्ट सबसे छोटी किसकी होगी, तो सबसे छोटी जो n बराबर 2 वाला f, इसकी सबसे स्मॉलेस्ट कोवेलेंट रेडियस होगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मेटेलिक रेडियस इज डिफाइंड। मेटेलिक रेडियस क्या होगी, तो हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एडजेसेंट मेटल एटम इन अ मेटेलिक लैटिस। यानी एक कोई क्रिस्टल है, मेटल का क्रिस्टल, क्रिस्टल में इस तरह से ये एटम है, एक दूसरे से एडजेंस्ट है, ओवरलैप नहीं करेंगे, एक दूसरे को केवल टच करेंगे। ये सारे के सारे एटम किसके हैं, कॉपर के। ये कॉपर का क्रिस्टल बना रहा है, सबका ये न्यूक्लियस है सारे कॉपर एटम के। फिर सेकेंड रो इस तरह से लग जाएगी, एक दूसरे से अटैच है सारे के सारे कॉपर एटम। एडजेसेंट का मतलब होता है अटैच होना, इसका न्यूक्लियस ये, इसका न्यूक्लियस ये, इसका ये, ऐसे करके पूरी लाइन बनेगी। तो मैं केवल इन दो को लेता हूँ, इन दो को, इसको बाहर लिखता हूँ, ये और ये से अटैच करना है। इसका न्यूक्लियस ये, इसका न्यूक्लियस। एडजेसेंट का मतलब यही होता है, ये एडजेसेंट का मतलब एक दूसरे को अटैच किए हुए। तो दोनों के न्यूक्लियस की जो बीच की डिस्टेंस होती है उसका हाफ कर लेंगे तो हमें मिलेगा मेटेलिक रेडियस। क्योंकि कॉपर मेटल होता है तो मेटल होगा तो उसकी जो रेडियस होगी वो मेटेलिक रेडियस होगी। कॉपर की जो बीच की डिस्टेंस होती है वो 256 पिकोमीटर होती है, तो इसका हाफ कर लेंगे, हाफ कर लेंगे तो आपका आंसर आएगा 128 पिकोमीटर। ठीक है, हाफ करना है, दोनों के बीच की डिस्टेंस को हाफ कर लोगे तो आपको मेटेलिक रेडियस मिलेगी। तो कितना आएगा कॉपर का मेटेलिक रेडियस, 128 पिकोमीटर। अब क्वेश्चन पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द लार्जेस्ट मेटेलिक रेडियस। इसमें लार्जेस्ट मेटेलिक रेडियस होगी, तो पहला ऑप्शन लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम। यही टॉप टू बॉटम चल रहा है, टॉप टू बॉटम जाएगा तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा, यानी नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो उसकी एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी। और जैसे जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी तो इसने मेटेलिक रेडियस पूछा, तो मेटेलिक रेडियस भी, इसका शेप केवल इतना है, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये 2 ही शेल बनेंगे, इसमें एक शेल और इंक्रीज हो जाएगा, पोटेशियम में एक शेल और इंक्रीज हो जाएगा। देखो साइज बढ़ती जा रही है, और रुबिडियम में एक और होता जाएगा, शेल इंक्रीज होते जा रहे हैं, 3, 4 और कितना हो जाएगा 5। तो इस वाले और इस दोनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ गई, और डिस्टेंस बढ़ गई तो मेटेलिक रेडियस भी इंक्रीज हो जाएगी, तो इसका आंसर है रुबिडियम। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, आयनिक रेडियस इज डिफाइंड। आयनिक रेड, पहले तो बताओ आयनिक आयंस क्या होते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके सोडियम आयन बना लेता है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्लोराइड आयन बना लेता है। यानी किसी भी एटम के ऊपर प्लस या माइनस चार्ज आ जाएगा तो हम उसको आयंस बोलेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज, इट मीन्स कैटायन, और अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो नेगेटिव चार्ज, इट मीन्स एनायन। तो इसने बोला द इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एन आयन इज कॉल्ड आयनिक रेडियस। जैसे मुझे सोडियम आयन की निकालनी है, सोडियम आयन, सोडियम में एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, इट मीन्स इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 11, तो 11 होंगे, लेकिन मुझे आयन बनाना है तो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा Na+। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे 10 इलेक्ट्रॉन। तो इसने 10 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल और सेकेंड शेल। तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 2 और सेकेंड में 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इसने बोला इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, ये आउटर मोस्ट और न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को हम बोलते हैं आयनिक रेडियस। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना। अब इसने क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस हैज द स्मॉलेस्ट आयनिक रेडियस। किसकी स्मॉलेस्ट आयनिक रेडियस होगी। पहला ऑप्शन Na+, सेकंड K+, थर्ड Mg+2 और 4 है Al+3। इसमें देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 10, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
पोटेशियम होता है 19 नंबर पे, एक इलेक्ट्रॉन गया तो कितना हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम होता है 12 नंबर पे, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो कितना हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन 10। और एल्यूमिनियम होता है 13 नंबर पे, 3 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो कितना बचा 10 इलेक्ट्रॉन। तो इसने पूछा कि फॉलोइंग आयन हैज द स्मॉलेस्ट आयनिक रेडियस, किसकी सबसे स्मॉलेस्ट आयनिक रेडियस होगी बताइए। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। तो आपको देखना है कि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज जिस आयन के ऊपर होगा उसकी आयनिक रेडियस उतनी ही स्मॉलेस्ट होगी, और जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा किसी आयन के ऊपर तो उसकी आयनिक रेडियस उतनी ही लार्जेस्ट होगी। तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज किस पे, एल्यूमिनियम आयन पे, तो इसकी सबसे स्मॉलेस्ट आयनिक रेडियस होगी। ओके, क्योंकि देखो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा 13, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 30 और 30 होगा तो प्रोटॉन कितने होंगे 30, और प्रोटॉन कहाँ होते हैं न्यूक्लियस में। तो 13 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करना है, तो ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन कम है, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रूप से ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, तो साइज इसका छोटा हो जाएगा, इसलिए स्मॉलेस्ट आयनिक रेडियस किसका होगा, एल्यूमिनियम आयन का। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आर डिफाइंड एज, आइसो, आइसो इट मींस इवन, सेम, और इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स, सेम इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज को इसने डिफाइन किया कि एटम्स और आयंस हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये लाइन आपको याद रखनी है कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो उन सारी स्पीसीज को हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, बट डिफरेंट न्यूक्लियर चार्ज, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज कैसा होगा, डिफरेंट। क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद नियोन, नियोन से आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन सा, तो आपको पहले नियोन में पता होना चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नियोन में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ फ्लोरीन में देखो, फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लेकिन F के ऊपर माइनस चार्ज, इट मींस 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाएगा, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 माइनस से इट मींस 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें ऐड हो जाएंगे तो कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन +2, इट मींस इसमें से कितने माइनस करने हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और डी ऑप्शन दे रखा ऑल ऑफ दिस, इन तीनों ऑप्शन में देखो 10 इलेक्ट्रॉन है, नियोन में भी कितना इलेक्ट्रॉन होता है 10, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6, आयनाइजेशन एंथैल्पी इज डिफाइंड, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, तो इसने लिख रखा है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ये मेरा कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम है, जैसे सोडियम ले लिया मैंने, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड शेल में कितना 1 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन कौन सा, ये आउटर शेल वाला, ये वाला। तो इसको रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसी एनर्जी को बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये सोडियम एटम का ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा तो ये सोडियम आयन बन जाएगा, ठीक है। तो सोडियम से सोडियम आयन बनाने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसी को आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। और आयनाइजेशन एंथैल्पी का सिंबल ये होगा डेल्टा आई एच, आई आयनाइजेशन को और एच एंथैल्पी, जो चेंज होगा तो डेल्टा आई एच हो जाएगा, ठीक है। तो इसने पूछा है क्वेश्चन, और ये इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा गैसियस स्टेट में निकलेगा, आइसोलेटेड गैसियस एटम। अगर सॉलिड फॉर्म में होगा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्ट करेगा उस न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस इजीली उस इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं जाने देगा, रिमूव नहीं करने देगा, तो पहले हमें इसको गैसियस फॉर्म में चेंज करना पड़ता है सोडियम एटम को, और वो भी कैसा आइसोलेटेड, बिल्कुल अलग है। क्वेश्चन देखो, विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, किस वाले एटम की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे हाईएस्ट होगी। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी फ्लोरीन, ऑप्शन सी नियोन और ऑप्शन डी हीलियम। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8, फ्लोरीन में कितने होते हैं 9, नियोन में कितने होते हैं 10 और हीलियम में कितने होते हैं 2। तो देखो इसको कैसे भरा जाएगा, फर्स्ट सेल में 2 और सेकंड शेल में 6, इसमें फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 7, इसमें फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 8 और इसमें फर्स्ट शेल में 2। तो देखिए यहाँ पर ये जो नियोन है ये नोबल गैस है, हीलियम ये भी नोबल गैस, ये दोनों नोबल गैस है, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट रहता है। तो नियोन का ऑक्टेट कंप्लीट है तो ऑक्टेट में से इलेक्ट्रॉन निकालना
रिमूव करना बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। हीलियम में देखो, हीलियम में केवल एक ही शेल, ये न्यूक्लियस और एक फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन नियोन में कितने शेल हैं? टू शेल, फर्स्ट में 2 और सेकेंड में 8। तो नियोन में आपको इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना पड़ेगा तो इस आउटर शेल में से, लेकिन हीलियम में से अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो फर्स्ट शेल में से निकालना पड़ेगा। और फर्स्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास में, इनकी डिस्टेंस बहुत कम है, तो ये न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करके रखेगा, तो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत कठिन है, बहुत डिफिकल्ट है हीलियम वाले को। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी? हीलियम की। ओके, यहां तो निकल जाएगा, 6 से तो निकल जाएगा, 7 है तो निकल जाएगा, लेकिन इसमें नहीं निकल पाएगा, हीलियम बहुत स्टेबल होता है ये। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, द शेल्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट इज डिफाइंड। शेल्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट को कैसे डिफाइन करोगे? तो द रिडक्शन इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन द आउटर इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू इनर इलेक्ट्रॉन्स। इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में जो भी रिडक्शन हो रहा है उसको शेल्डिंग इफेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम से ही लेता हूं मैं, ये न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल, ये सेकेंड शेल और ये थर्ड शेल। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फर्स्ट शेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आए और थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है, यानी इस तरह से 2 8 1। तो इसने बोला है कि ये जो आउटर शेल या वैलेंस शेल वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसका इस न्यूक्लियस का इस आउटर शेल वाले इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन ज्यादा है या कम। तो इसमें कौन इंटरवेन करता है, कौन इसमें इफेक्ट डालता है? जो ये इनर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है ये फुल फील्ड है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन ये 8 भरे हुए इस वाले शेल में, तो इलेक्ट्रॉन में सेम चार्ज होता है और सेम चार्ज होगा तो ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और साथ में जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन और जो इनर शेल में इलेक्ट्रॉन ये दोनों भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अंदर वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो इस मिडल वाले इलेक्ट्रॉन से रिपेल करेंगे, तो जब ये रिपेल करेंगे तो इस आउटर शेल और मिडल शेल दोनों के बीच में इस तरह की एक लेयर क्रिएट हो जाती है और इस लेयर को बोलते हैं शील्ड। क्या बोलते हैं इसको? शील्ड। शील्ड का मतलब प्रोटेक्टिंग लेयर हो गई। अब इस न्यूक्लियस का इफेक्टिव जो न्यूक्लियस चार्ज इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी आधी एनर्जी इस शील्ड को ब्रेक करने में लग जाएगी, तो जो एक्चुअल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इस इलेक्ट्रॉन पर लगना चाहिए था वो नहीं लग के थोड़ा सा कम लगता है, तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा, तो इस एटम की साइज क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। यानी मैं कह सकता हूं कि शील्डिंग इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एटॉमिक साइज। शील्डिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा एटम की साइज भी उतनी ही बढ़ जाएगी, क्योंकि जितना ज्यादा इफेक्टिव ये शील्डिंग होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इफेक्ट को भी कम कर देगा, तो आपका एटम की साइज इंक्रीज हो जाएगी। तो इसने पूछा द शील्डिंग इफेक्ट इज मैक्सिमम किस में होगी? ऑप्शन है अल्केलाई मेटल, ऑप्शन बी हैलोजन, ऑप्शन सी नोबल गैस और ऑप्शन डी ट्रांजिशन मेटल्स। तो इसमें जो राइट आंसर आएगा वो आएगा एल्केलाई मेटल्स। इसके पीछे रीजन समझना, एल्केलाई मेटल्स पहला वाला ग्रुप है, जैसे सोडियम एल्केलाई मेटल्स है, इनके आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा तो अब ये ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ये इनर वाला क्या होगा? ऑक्टेट, और ऑक्टेट में से ऑक्टेट जब कंप्लीट हो जाएगा इसका, तो इसका शील्डिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा? ज्यादा मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट ध्यान रखना, अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद जो इनर वाला कोर वाला जो शेल है अगर वो फुलफिल है, कंप्लीटली फुलफिल है, तो फिर आपका शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। हैलोजन में क्या होता है? आउटर 2 8 7, जैसे मैं क्लोरीन की बात कर रहा हूं तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 17, तो 17 आउटर शेल 7 है, इसमें से अगर एक रिमूव किया तो कितना बचेगा? 6 बचेगा, तो स्टेबल नहीं है। नोबेल गैस जैसे मैं लेता हूं नियोन में कितना होता है? 10 इलेक्ट्रॉन, तो फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8, तो 8 ऑलरेडी इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। अब अगर तुम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, और जब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा तो स्टेबल नहीं होगा। और सोडियम में क्या था? एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा था, ये शेल ही खत्म हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, तो ये ऑक्टेट आपका कैसा? ये फुलफिल हो रहे थे इलेक्ट्रॉन, ये शेल कैसा था? फुलफिल हुआ, और जब शेल फुलफिल हो गया तो उसमें शील्डिंग इफेक्ट मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा, एल्केलाई मेटल्स, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद जो इनर वाला
शेल है वो फुलफिल रहता है, जिसकी वजह से रिपल्शन ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन के बीच में और शील्डिंग इफेक्ट मैक्सिमम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एन एनामोली इन आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑब्जर्व्ड व्हेन। एनामोली का मतलब होता है एक जो ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड में कहीं ब्रेक हो जाता है तो उसको बोलते हैं एनामोली, यानी डिफरेंट थोड़ा सा जो ट्रेंड चल रहा है जैसे इंक्रीज होता जा रहा है लेकिन बीच में से ये वाला और ये वाला जैसे इंक्रीज हुआ, ये इंक्रीज नहीं होके ये डिक्रीज हो जाए और ये इंक्रीज हो जाए, तो उस वाले जो एंथैल्पी होती है उसको एनामोली आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलोगे, ठीक है ना। थोड़ा सा असंगत हो जाए, जैसा ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड से थोड़ा सा हट जाए तो उसको एनोमली बोलते हैं। क्या डेफिनेशन लिखी, द एक्सपेक्टेड ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन अ ग्रुप और पीरियड इज डिस्टरप्टेड। डिस्टरप्टेड हो जाए, एक ट्रेंड चल रहा था वो ट्रेंड क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, बढ़ता जा रहा था लेकिन बीच में क्या हो, कम हो जाए, बढ़ना चाहिए था आयनाइजेशन एंथैल्पी लेकिन वो कम हो गई, तो उस वाले इफेक्ट को बोलते हैं एनामोली इन आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्वेश्चन पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज एन एनामोली इन आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी एनामोली कहां शो करेगा। पहला ऑप्शन दे रखा बेरिलियम एंड बोरॉन, देखो इस सेकंड ऑप्शन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, थर्ड मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम और डी दे रखा ऑल ऑफ दिस। देखो क्या बोल रहा है ये, हमको पता है लिथियम ये सेकंड पीरियड में आते हैं, ठीक है, लिथियम फिर बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। इसके नीचे क्या आएगा, लिथियम के नीचे सोडियम, यहाँ मैग्नीशियम, यहाँ एल्यूमिनियम, ये सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर और क्लोरीन। अब यहाँ एनामलस का मतलब ये कि जैसे जैसे मैं यहाँ लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस का आउटर शेल वाले इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो ज्यादा मजबूती से ज्यादा स्ट्रॉन्ग इन आउटर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो साइज छोटा हो जाएगा, साइज छोटा होगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफिकल्ट है तो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो जाएगी। यहां पर भी क्या होना चाहिए था, लिथियम से ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी बेरिलियम की होगी और बेरिलियम से ज्यादा होनी चाहिए बोरॉन की, लेकिन यहां पर क्या होता है, होनी तो चाहिए थी ज्यादा बोरॉन की आयनाइजेशन एंथैल्पी लेकिन ज्यादा किसकी हो जाती है, बेरिलियम की, तो इसको बोलते हैं एनामोली। ट्रेंड इसने ब्रेक किया, ट्रेंड डिस्टर्ब हुआ है, होनी चाहिए थी बोरॉन की ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी लेकिन हुई किसकी, बेरिलियम की। सेम ऐसा ही का ऐसा यहां पर होता है, नाइट्रोजन से ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी होनी चाहिए थी ऑक्सीजन की लेकिन हुई किसकी, नाइट्रोजन की। और एक और मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, यहां पर भी देखो ज्यादा किसकी ओर, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं मैं, लेफ्ट से कहां जा रहा हूं, राइट की ओर, लेफ्ट की से राइट की ओर जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती, लेकिन यहां पर क्या होगा, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में ज्यादा होनी चाहिए थी एल्यूमिनियम की लेकिन हो किसकी गई, मैग्नीशियम की। तो इसके पीछे रीजन क्या है, तो इस रीजन को आपको समझना पड़ेगा कि बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 4 नंबर पे आता। बोरॉन का क्या होता है, 1s2 2s2 2p1, बोरॉन 5 नंबर पे आता। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये और बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये। बेरिलियम में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए आपको एस वाले ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, लेकिन बोरॉन में से अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो आपको पी वाले ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। तो आपको एक यहां टर्म याद रखना पड़ेगा, पेनेट्रेशन। पेनेट्रेशन का मतलब होता है न्यूक्लियस के पास में कौन सा ऑर्बिटल है और जो न्यूक्लियस के पास में ऑर्बिटल होगा उस वाले ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना कठिन है क्योंकि इस न्यूक्लियस का उस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन ज्यादा होगा, डिस्टेंस कम है, तो सबसे जो ज्यादा पेनिट्रेशन पावर होती है वो एस ऑर्बिटल्स की होती है, एस सब शेल की होती है, तो इसकी सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन, उससे कम पी की, उससे कम डी की और सबसे कम पेनिट्रेशन किसकी होती है, एफ की। तो सबसे पास कौन है न्यूक्लियस के, तो एस, तो एस वाले में से जो सबसे पास होगा न्यूक्लियस के उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफिकल्ट है, इसलिए बेरिलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी बोरॉन से ज्यादा हो जाएगी क्योंकि बेरिलियम में एस में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना और बोरॉन में पी में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना, तो एस की पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होती है और पी की पेनिट्रेशन पावर कम होती है, यहाँ ये रीजन हो जाएगा। मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में भी यही वाला रीजन बोलना है, पेनिट्रेशन वाला, लेकिन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में आपको बोलना है हाफ फील्ड जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। नाइट्रोजन 7 नंबर पर आता है और ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है। 7 को कैसे भरोगे, 1s2 2s2 2p3, ऑक्सीजन को कैसे भरोगे, 1s2
2s2 2p4, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो p में हमको पता, p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं 3, और 3 में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 6, तो और इसके हाफ कितना होगा 3, तो नाइट्रोजन में क्या इलेक्ट्रॉनिक p3, और p3 कैसा हाफ फील्ड, और हाफ फील्ड में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना कठिन है, कठिन यानी इसमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, डिफिकल्ट है यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना, तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो जाएगी। और ऑक्सीजन में किससे निकालना p4, ये p4 में से ये मैंने भर दिया p4, देखो 1 2 3 एंड 4, तो ये 4 वाला इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है क्योंकि ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, और ये कैसा हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन वाला, और हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, इसलिए नाइट्रोजन में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफिकल्ट है, इसलिए उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी इंक्रीज, और ये एनामोली बिहेवियर शो करेगा। तो यहाँ तीनों ऑप्शन राइट होंगे, ये वाला भी राइट होगा, ये भी राइट होगा, ये भी राइट होगा, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है, ऑल ऑफ दिस बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 3 जगह आपको एनामोली रिलेशनशिप दिख रहा है, बेरिलियम और बोरॉन, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, इन दोनों में कौन सा रीजन बोलोगे पेनिट्रेशन, और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कौन सा बोलोगे हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज डिफाइंड। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी किसी एटम के अंदर जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो इस एटम की एंथैल्पी में जो चेंज आता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद जो एटम की एंथैल्पी में जो चेंज आएगा उसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसने डेफिनेशन लिख रखी है, द एनर्जी चेंज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। यहाँ पर भी कैसा एटम होना चाहिए आइसोलेटेड गैस, जैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी में भी आइसोलेटेड गैसियस एटम था, वैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में भी आइसोलेटेड गैसियस एटम ही चाहिए, उसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करना इजी रहता क्योंकि गैस फॉर्म में रहता, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन सॉलिड फॉर्म के कंपेयर में थोड़ा सा लेस देन रहता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन एंटर करने पर ऐड करने पर जो एंथैल्पी चेंज होता है, एनर्जी चेंज होता है, उसी को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। इसको शॉर्ट में लिखा जाता है डेल्टा ई जी, और ये एच, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, जी का मतलब गेन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होगी, ऑप्शन दे रखा है फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड ब्रोमीन। देखो इसको इस तरह से जमाते हैं अपन, यहाँ पर ऑक्सीजन, ये फ्लोरीन, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन, क्लोरीन के नीचे ब्रोमीन। तो मैं कहाँ से आ रहा हूँ, लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा हूँ, लेफ्ट से राइट की ओर, और जैसे जैसे लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो साइज कैसा होता जाता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता जाएगा। तो ऑक्सीजन का साइज बड़ा है और फ्लोरीन का साइज छोटा है, क्योंकि इसका फ्लोरीन में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करके रखेगा, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्ट करके रखेगा, तो साइज छोटा हो जाएगा। तो छोटे साइज में अगर आप इलेक्ट्रॉन को, यहाँ देखो फ्लोरीन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s2 2p5, यानी इसमें जो आउटर है वो कौन सा 2p, 2p में इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा। क्लोरीन में देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, क्लोरीन 17 होता है, तो 2 2 4 6 10 10 और 2 12 12 और सॉरी यहाँ फ्लोरीन 9, क्लोरीन 17 हो रहा है क्या 17, 2 2 4 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, टोटल कितना हो रहा है 6 2 8 2 10 2 12 12, हाँ 17, करेक्ट है 17। तो इन दोनों में देखो, इस फ्लोरीन में जो इलेक्ट्रॉन एंटर होगा वो 2p में एंटर होगा, क्लोरीन में जो इलेक्ट्रॉन एंटर होगा वो 3p में एंटर होगा। तो आपको ये देखना है कि इसमें स्पेस किस में ज्यादा मिलेगा। 2p में अगर इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पहले कितने 5 हैं, ठीक है, 2 ये वाले हैं तो 5 और 7 है, तो कम स्पेस में एक इलेक्ट्रॉन और आप एंटर करवा रहे, तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपल्शन होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन इजीली इसमें ऐड नहीं हो पाएगा, और ऐड नहीं हो पाएगा तो वो ज्यादा नेगेटिव गेन एंथैल्पी नहीं शो करेगा। लेकिन क्लोरीन में 3p
में इलेक्ट्रॉन ऐड करो ना, 3p में स्पेस 2p के कंपेयर में थोड़ा ज्यादा रहता है, और ज्यादा रहता है तो यहां जब इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इस 2p में इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद जो रिपल्शन होगा उससे कम होगा, इसलिए यहां पर इलेक्ट्रॉन एंटर भी कर जाएगा क्लोरीन में, और एंटर करने के बाद जो एनर्जी चेंज होगी वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी। और ये थोड़ा सा इसके कंपेयर में यहाँ कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है फ्लोरीन में, और यहाँ कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर नहीं होके थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो जाएगा और स्टेबल हो जाता है। तो जब स्टेबल हो जाएगा तो उसकी मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मिलेगी। तो सबसे ज्यादा अगर मैं पूछूं अगर आपसे कि पीरियडिक टेबल में सबसे ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसी की हो जाएगी यहाँ पर, तो आपको यहाँ आंसर देना है क्लोरीन। ठीक है, ये करेक्ट करना है इसमें क्लोरीन। और ऑक्सीजन के नीचे क्या आता है, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आता है। तो अगर मैं इन चारों को जमाऊं तो ऑक्सीजन से ज्यादा किसकी होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सल्फर की। सल्फर से ज्यादा किसकी होगी, फ्लोरीन की। और फ्लोरीन से ज्यादा किसकी होगी, क्लोरीन की। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा नेगेटिव होगी। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। रीजन समझ लेना, 2p में यहाँ इलेक्ट्रॉन एंटर होगा, ऐड होगा, और यहाँ किस में एंटर होगा, 3p में। 3p में स्पेस थोड़ा ज्यादा मिलता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन कम होगा कंपेयर टू 2p में जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। तो इसकी नेगेटिव मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो जाएगी क्लोरीन की। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिफाइंड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसको बोलते हैं, तो डेफिनेशन, द टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ केमिकल बॉन्ड, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे ये H, इसका एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, Cl, इसका एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, दोनों के बीच में शेयरिंग हुई इलेक्ट्रॉन की, तो कोवेलेंट बॉन्ड बना। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो इस पे पार्शियली नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव आ जाएगा। और जब इस तरह का होता है तो इसकी जो टेंडेंसी क्लोरीन की शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की, उसी टेंडेंसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, क्वेश्चन पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होगा, ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी फ्लोरीन, और ऑप्शन डी सल्फर। तो आपको यहाँ आंसर देना पड़ेगा। लेफ्ट टू राइट जाते हो तो एटॉमिक साइज छोटा होता जाता है। एटॉमिक साइज कैसा होता जाता है, छोटा। तो यहाँ सबसे लास्ट में कौन आ रहा, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन की एटॉमिक साइज सबसे स्मॉल होगा, तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करके रखेगा, और ज्यादा अट्रैक्ट करने की इसकी कैपेसिटी होगी नहीं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसका ज्यादा होगा, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो सबसे पीरियडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, फ्लोरीन। तो इसका रीजन बोलना पड़ेगा, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ एटम एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्वेश्चन नंबर 11, ऑक्सीडेशन स्टेट और पीरियोडिसिटी ऑफ वैलेंस रेफर टू। यहाँ बताना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट पीरियोडिसिटी ऑफ वैलेंस में कैसे है। तो यहाँ आपको देखो, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन एटम कैन लॉस गेन एंड शेयर ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। या तो क्या करे, लॉस करे या गेन करे या शेयर करे। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट इज। ग्रुप 1 एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, तो ग्रुप 1 वाला जितना भी होगा, इसको याद रख लेना कि ग्रुप 1 उन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट +1। ग्रुप 2 की कितनी होगी, +2। कैसे +1 आया, सोडियम हमारा ग्रुप 1 का है, तो उसके आउटर शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। ये 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा, तो अपन ने डेफिनेशन पढ़ी, लॉस कर रहा 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो उतनी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा 1, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, 1। सेकेंड ग्रुप में कितना होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, 2, क्योंकि आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद +2 शो करेगा। तो फर्स्ट वाला आपका कौन सा हो जाएगा, +1। ठीक है, तो ग्रुप 1 का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और ग्रुप 2 का ऑक्सीडेशन स्टेट +2, लेकिन इसने ग्रुप 1 पूछा, तो ए ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, डायगोनल रिलेशनशिप इज डिफाइंड। डायगोनल रिलेशनशिप क्या होती है, तो इसने लिख रखा है, द सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टीज बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ नेबरिंग ग्रुप्स एंड पीरियड्स इन द पीरियडिक टेबल। नेबर के ग्रुप के पीरियड्स में क्या रिलेशनशिप है दोनों एटम के, उन रिलेशनशिप को बोलते हैं डायगोनल। जैसे ये देखिए, एक में इस तरह का रेक्टेंगल बना रहा, तो अगर यहाँ कोई डायगोनल डालना हो तो इस तरह से डालेंगे, यानी इस वाला एंड और इस वाले एंड में सिमिलरिटीज मिलेगी, और इसी सिमिलरिटीज को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ लिथियम, इसके नीचे सोडियम,
यहाँ पर बेरिलियम, नीचे मैग्नीशियम, फिर यहाँ पर बोरॉन, बोरॉन के नीचे आ जाएगा आपका एल्यूमिनियम। तो मुझे डायगोनल रिलेशनशिप बताना, तो लिथियम से किसका हो जाएगा मैग्नीशियम का, बेरिलियम से किसका हो जाएगा एल्यूमिनियम का। ठीक है, तो इसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर शो डायगोनल रिलेशनशिप। तो यहाँ देखो पहला ऑप्शन लिथियम एंड मैग्नीशियम, सेकंड सोडियम एंड, ये केवल फर्स्ट वाला जो एटम है या एलिमेंट है उसी के साथ ये डायगोनल रिलेशनशिप अपन को बताना है, सेकंड वाले एटम के साथ फिर नहीं आएगा कि सोडियम इसके साथ चला जाएगा, तो वो अभी आपके सिलेबस में नहीं। ठीक है, हायर क्लास में जाओगे तब ये भी आएगा, लेकिन अभी केवल फर्स्ट एटम और सेकंड ग्रुप का सेकंड एटम, फिर इसका फर्स्ट एटम, इसका सेकंड एटम, नेबर ग्रुप का है ना। तो पहला देखो लिथियम एंड मैग्नीशियम हमको मिल रहा है, लिथियम एंड मैग्नीशियम ये डायगोनल रिलेशनशिप है, तो पहला राइट है। सोडियम कैल्शियम नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, विच ट्रेंड इज करेक्ट फॉर एटॉमिक रेडियस इन अ पीरियड। पीरियड मतलब ये लेफ्ट टू राइट जाने को क्या बोलते हैं पीरियड, और टॉप टू बॉटम आने को क्या बोलते हैं ग्रुप। ये ग्रुप होता है और ये क्या होता है पीरियड, लेफ्ट टू राइट जाना, ये लेफ्ट से राइट जाओगे तो पीरियड। तो करेक्ट एटॉमिक रेडियस के लिए पीरियड में क्या बात सही है, इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज होती है। सेकंड, डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये बिल्कुल राइट है कि लेफ्ट से अगर राइट जा रहा हूं मैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज और एटॉमिक साइज डिक्रीज। तो इसका ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, आयनिक रेडियस ऑफ एन एनायन, एनायन क्या होता है, ये Cl के ऊपर अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ये बन जाएगा Cl माइनस, तो इसको एनायन बोलते हैं और ये पेरेंट एटम। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन का क्वेश्चन पूछा है कि आयनिक रेडियस ऑफ एन एनायन, एनायन ये है, एनायन की आयनिक रेडियस क्या होगी, स्मॉलर देन इट्स पेरेंट्स, Cl माइनस Cl से छोटा होगा। ऑप्शन बी लार्जर देन इट्स पेरेंट्स, पेरेंट एटम, सी सेम एज इट पेरेंट एटम और नॉट रिलेटेड टू इट्स पेरेंट एटम। तो इन दोनों में से एटॉमिक साइज या आयनिक रेडियस किसका ज्यादा होगा, इसमें Cl का ज्यादा होगा Cl माइनस का, तो एटॉमिक साइज किसका बड़ा होगा, Cl माइनस का, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गया लेकिन प्रोटॉन उतने ही, तो प्रोटॉन कम और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तो 17 और इलेक्ट्रॉन 18, तो 17 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन को उतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, तो साइज क्या हो जाएगा इंक्रीज। तो ऑप्शन बी देखो कि एनायन इज लार्जर देन इट्स पेरेंट एटम, ये एनायन लार्जर होगा किससे, पेरेंट एटम से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद Na+ आयन, कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, Na+ बोला, इट मींस एक इलेक्ट्रॉन आपको कम करना है, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन Na+ बोला तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन किसमें नहीं है वो अपन को पता है, नॉट बोला है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक। मैग्नीशियम आयन इसमें कितने 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 12 होता है, 2 कम कर दिया तो 10। ऑक्सीजन ऑक्साइड आयन, ऑक्सीजन 8 होता है, 2 इंक्रीज हो गया तो कितना हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम 13 होता है, 3 कम हो गया तो कितना हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। और क्लोरीन 17, 1 इंक्रीज हो गया तो कितना हो गया 18 इलेक्ट्रॉन। तो उसने बोला नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो ये क्लोराइड आयन राइट होगा, डी को ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, द सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज, सेकेंड आयनाइजेशन देखो फर्स्ट क्या होगी, Na से अगर मैं Na+ बना रहा हूं, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा हूं, तो यहां कौन सी आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी, फर्स्ट। ठीक है, अब इस Na+ में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके अगर मैं बनाता हूं Na+2, फिर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव का, तो ये कौन सी आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी, सेकेंड। तो इसने पूछा कि सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज Na+ से Na+2 बनाना है, Na+ का मतलब क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन 2 8, और यहां इस 8 में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना, और 8 कैसा होता है, बहुत स्टेबल, ऑक्टेट कंप्लीट है, और ऑक्टेट में से निकालना बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी इस ऑक्टेट में से इलेक्ट्रॉन आप रिमूव कर पाओगे, क्योंकि स्टेबल में से आप इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा आंसर, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज हायर देन द फर्स्ट, ये वाला बिल्कुल राइट है। सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा फर्स्ट से ज्यादा होगी, क्योंकि आप पॉजिटिव आयन से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, पॉजिटिव से उसकी साइज और छोटी हो गई है, प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन कम है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है, और साथ में
ऑक्टेट भी आपका फुल फिल है, ये वाला कंप्लीट फिल है, कंप्लीट में से निकालना बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी आपकी मोर होगी, ठीक है, ऑलवेज मोर देन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 70, द शील्डिंग इफेक्ट इज लीस्ट इफेक्टिव। शील्डिंग इफेक्ट किस में सबसे कम होगा? एस ऑर्बिटल्स, पी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स और एफ ऑर्बिटल्स। शील्डिंग इफेक्ट देखो इसमें ये डी वाला ऑप्शन राइट होगा, एफ ऑर्बिटल्स में शील्डिंग इफेक्ट कम होगा। कम क्यों होगा? क्योंकि एफ वाले जितने भी होंगे उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि इनके एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा होते हैं ना, 57 से स्टार्ट होता है, फिर 89 से स्टार्ट होता है। 57 लैंथेनम, लैंथेनम के बाद वाले जो एलिमेंट होते हैं उनको लैंथेनॉइड्स बोलते हैं, वैसे 89 एक्टिनियम, उसके बाद वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनको एक्टिनॉइड्स बोलते हैं। तो इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा रहेगा, तो शील्डिंग इफेक्ट कम हो जाएगा, इसलिए एफ ऑर्बिटल बिल्कुल करेक्ट होगा, इसमें शील्डिंग इफेक्ट लिस्ट इफेक्टिव होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये पहले भी अपन कर चुके हैं, तो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, एलिमेंट शोविंग डायगोनल रिलेशनशिप बिलोंग टू। कौन सा डायगोनल रिलेशनशिप शो करेगा? सेम पीरियड, सेम ग्रुप, नेबरिंग पीरियड एंड ग्रुप, और ऑप्शन डी ट्रांजिशन। तो ये वाला सी वाला राइट है, यही वाला जो मैंने अभी बताया था, लिथियम, यहाँ सोडियम, यहाँ बेरिलियम, यहाँ मैग्नीशियम। तो डायगोनल रिलेशनशिप ये होगा। बेरिलियम किससे शो करेगा? ये बोरॉन, ये नीचे एल्यूमिनियम, तो ये बेरिलियम एल्यूमिनियम से शो करेगा। तो किस, ये वाला नेबरिंग पीरियड्स एंड ग्रुप, इसमें डायगोनल रिलेशनशिप होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव डाउन ए ग्रुप ड्यू टू। ग्रुप पे नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव हो जाती है, उसका क्या रीजन है? ऑप्शन ए डिक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज, ऊपर से नीचे आओगे तो न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है, नहीं, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, तो ये ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज, ऑप्शन सी डिक्रीजिंग शील्डिंग इफेक्ट, और ऑप्शन डी इंक्रीजिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो देखो टॉप टू बॉटम आते हो तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होती जाती है, और इंक्रीज होती जाएगी तो इलेक्ट्रॉन इजीली इसके अंदर ऐड हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव हो जाएगी डाउन ग्रुप जाने में, तो इसका आंसर होगा बी, इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज, ठीक है। अगर इजीली इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो लेस नेगेटिव हो जाती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और उसको आना अगर थोड़ा सा कंपैरेटिवली कठिन है तो कैसी हो जाती है? मोर नेगेटिव हो जाती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्वेश्चन नंबर 20, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन ए ग्रुप ड्यू टू। टॉप टू बॉटम डाउन आने पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज होती है, उसके पीछे क्या रीजन ऑप्शन है दे रखा? डिक्रीज एटॉमिक साइज, नहीं, ऊपर से नीचे आते तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। ऑप्शन टू इंक्रीजिंग शील्डिंग इफेक्ट, ऑप्शन सी इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज, ऑप्शन डी डिक्रीज आयनाइजेशन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज क्यों होती है डाउन टू ग्रुप आने पर? तो इसका राइट आंसर है इंक्रीजिंग शील्ड इफेक्ट। शील्ड इफेक्ट इंक्रीज होता है क्योंकि इनर जो शेल होते हैं वो बढ़ते जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन ज्यादा होगा, जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 22, which element has anomalous ionization enthalpy due to stable half filled orbital। हाफ फील्ड ऑर्बिटल भरा हुआ जो स्टेबल होता है उसकी वजह से एनोमेलस आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, तो वो कौन सा एटम है, एलिमेंट कौन सा है? पहला नाइट्रोजन, सेकंड ऑक्सीजन, सी फ्लोरीन और ऑप्शन डी सल्फर। ये मैंने पहले बताया आपको, तो इसमें कौन सा होगा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3, 7 नंबर होता है ना एटॉमिक नंबर, तो ये कॉन्फ़िगरेशन ये लिखा, तो 2p3 कैसा होता है? हाफ फील्ड 1 2 एंड 3, तो हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, नाइट्रोजन राइट होगा। ऑक्सीजन में 4 मिलेगा 2p4, फ्लोरीन में 2p5 मिलेगा, ठीक है, इसलिए वो नहीं होगा। और सल्फर में क्या होगा आपका? ऑक्सीजन के नीचे आता है, तो ऑक्सीजन पे इसमें मिलेगा आपको 3p4, तो ये वाला नहीं। हाफ फील्ड कौन सा? ये वाला नाइट्रोजन वाला, तो नाइट्रोजन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, द पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज इज ड्यू टू। तो ऑप्शन है एटॉमिक नंबर, ऑप्शन बी मास नंबर, वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन, और ऑप्शन ये वाला राइट है, ये पहले भी करवा चुका हूं मैं, वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखो,
द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कलाई मेटल इज, एल्कलाई मेटल फर्स्ट ग्रुप यही वाला लिथियम सोडियम ये वाला ग्रुप, तो लिथियम में कितना होता है 3 नंबर पे आता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 3, ये न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल में कितने 2, सेकंड शेल में कितना 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी है और अपन उसी को पूछ रहे हैं। फर्स्ट आयनाइजेशन, आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए एंथैल्पी चाहिए उसी को आयनाइजेशन, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी एल्कलाई मेटल की कैसी होगी, वेरी लो, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी है, इसलिए इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट कैसी होगी, वेरी लो। लेकिन सेकंड पूछता तो फिर बहुत हायर होती, वेरी हायर होती, ठीक है ना, क्योंकि स्टेबल में से निकालना पड़ता है, 2 इलेक्ट्रॉन से स्टेबल है, स्टेबल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो जाती है। फर्स्ट की कैसी रहेगी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 1 की, एल्कलाइन मेटल फर्स्ट ग्रुप है ना। 25 क्वेश्चन, विच प्रॉपर्टी इंक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जाने पर कौन सी प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी, एटॉमिक रेडियस सही है तो डिक्रीज होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी ये बिल्कुल इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा जिससे न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन ज्यादा होगा। ऑप्शन सी मेटेलिक कैरेक्टर नहीं है तो डिक्रीज होता है, शील्डिंग इफेक्ट ये भी नहीं होगा, ये भी कम ही रहता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट है, आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफिकल्ट हो जाएगा, तो डिफिकल्ट हो जाएगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी, तो इसने यही पूछा कि इंक्रीज प्रॉपर्टी, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। ये आपके सारे के सारे क्वेश्चन मैंने चैप्टर 3 के कंप्लीट करवा दिए, फर्स्ट पार्ट लिया था अभी सेकंड पार्ट ले लिया, इन क्वेश्चंस को आप कर लोगे तो एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाएगा। इनको अच्छे से समझ लेना, सारे कंसेप्ट मैंने इसमें क्लियर करवा दिए, इसमें डेफिनेशन लिख लेना, उनको लर्न कर लेना, और जो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इनको अच्छे से देख लेना और अच्छे से कर भी लेना, लर्न भी कर लेना, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो फिर मेरे से पूछ लेना। चलो ओके, थैंक यू।